पाकिस्तान से मैं हूं मोहम्मद अदनान और आज कुछ तलख बातें करेंगे। आज पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ जो एक शर्मनाक शिकस्त हुई है, जहां उसके ऊपर बात करेंगे तो वहीं शुएब अख्तर ने भारतीय टीम को जो है वो अप्रिशिएट किया है, उनकी तारीफ किया है और पाकिस्तान टीम को भ्रष्ट किया है उनके ऊपर, और बताया है कि पाकिस्तान टीम कहां कहां गलतियां कर रही है और मेन बड़ी वजह क्या है पाकिस्तान टीम की, कि पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। एक लंबे अरसे से पाकिस्तान की टीम जो एक शिकार है, एक शिकस्तों का जो एक झुंड है, वो पाकिस्तान टीम का पीछा नहीं छोड़ रहा। और फिर उसके बाद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शान मसूद की जो छुट्टी होने जा रही है और शान मसूद को पाकिस्तान टीम टाटा बाय बाय कहने वाली है। और फिर उसके बाद बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होने वाला तीसरा T20 जो कि कल खेला जाएगा, उस हवाले से क्या अपडेट है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो देखें, यहाँ पर सबसे बड़ी जो वजह है पाकिस्तान टीम की, जो मुझे नजर आती है और जो शुएब अख्तर ने भी कहा कि पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी वजह आखिरकार जो कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, पाकिस्तान टीम मुसलसल शिकस्तों का शिकार हो रही है। इस हवाले से शुएब अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान टीम के जो सीनियर प्लेयर हैं वो पाकिस्तान टीम की जो है वो पाकिस्तान टीम को उस तरीके से पाकिस्तान टीम का साथ नहीं दे रहे, पाकिस्तान टीम को चला नहीं रहे, जिसकी वजह जिससे पाकिस्तान की टीम जहां बांग्लादेश से हारी, फिर उसके बाद अगर देखें तो इंग्लैंड के हाथों एक बिल्कुल शर्मनाक और मेरे ख्याल से एक घटिया तरीन शिकस्त इसको कह सकते हैं। और देखें किसी भी टीम का जब जब आप ग्राफ ऊपर को जाता हुआ देखते हैं, ये शुएब अख्तर का कहना है, तो उस टीम के जो सीनियर प्लेयर होते हैं वो जो जब अपने जूनियर्स का साथ देते हैं तो एक सीनियर और जूनियर्स का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तब ही कोई भी टीम जो है वो परफॉर्म करती है और उस टीम का जो ग्राफ है वो ऊपर जाता है। और जब आपके सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, जब आपके जूनियर प्लेयर उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, सीनियर नहीं परफॉर्म करेंगे। हालांकि पाकिस्तान का तो ना कोई सीनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, ना कोई पाकिस्तान टीम का जूनियर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, और पाकिस्तान की टीम पता नहीं कैसे चल रही है। और फिर उसके बाद अगर बॉलिंग में देखें आपको, ना ही वहां पर भी आपको कमियां नजर आती हैं। आपके 1-1.5 साल पहले यही बॉलर जिसको दुनिया जिनसे डरती थी, आज उन बॉलर्स की फिटनेस जो कि सवालिया निशान है, उन बॉलर की परफॉर्मेंस, उन बॉलर्स का अपने होम ग्राउंड के ऊपर जहां पर खेलने का अरसे का तजर्बा है, वहां पर अगर वो विकेट नहीं ले पा रहे तो वो दूसरी तरफ इंग्लैंड के बॉलर जो कि पाकिस्तान में आकर एक ओवरसीज कंडीशंस में इस तरीके से विकेटें ले रहे हैं, आपके 226-27 रन पर उन्होंने आल कर दी। और ये चीजें एक शर्म का मुकाम है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कि आपके वो टीम जो कि एक बाहर से आकर आपको 226 पर आल आउट कर रही है और फिर दोनों मैचेस में उन्होंने 10-10 विकेटें ली। ये चीजें बताती हैं कि टेस्ट क्रिकेट जो है उसमें स्पेशली अगर आप 10 आउट कर ही आप मैच जीत सकते हैं। और पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 256 रन बनाए, लेकिन यही चीज बताती है कि आप चाहे जितना मर्जी बड़ा स्कोर कर लें, जब तक आपकी टीम जो है वो आपकी टीम को दूसरी टीम आपके 10 आउट करेगी, वो भी दोनों इनिंग्स में, तब वो टीम जो है वो मैच जीत सकती है, चाहे आप कितना मर्जी बड़ा स्कोर कर ले। और पाकिस्तान ने जब शान मसूद ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप आपने वो सुनी हो, तो उसका कहना था कि हमने जो सोचा हुआ था पिच के हवाले से, कि हमारा माइंडसेट ये था कि हम डीप लेकर जाएंगे मैच को और 500+ रन स्कोर करने के बाद इंग्लैंड टीम को प्रेशर में लेकर आएंगे और पिच जो है वो उस तरीके से बिहेव करेगी कि शुएब अख्तर का भी कहना था कि पिच का को ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए थी कि पिच कैसे बिहेव करेगी। और जो शान मसूद थे वो भी कह रहे थे कि दूसरे दिन जो है वो पिच थोड़ा सा फट जाएगी और फिर उसके बाद बाल थोड़ा सा बाउंस भी लेगा, रुक कर भी आएगा और पाकिस्तान की टीम अटैक करने के लिए जाएगी और इंग्लैंड की टीम आपको विकेटें दे देगी। ये शान मसूद का कहना था। लेकिन पिच जो है वो उसके बरक्स उल्टा निकली। पिच ने जो दूसरे दिन या तीसरे दिन पकड़ना था, क्रैक्स पकड़ने थे, वो उसने चौथे दिन जाकर पकड़े, और वो भी मेरे ख्याल से तकरीबन 2-2:30 बजे के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो आप सेकंड जो सेशन शुरू हुआ वहां पर जाकर पिच ने जो है वो क्रैक्स पकड़े। और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने था। पाकिस्तान की टीम ऐसे बिखरी, पाकिस्तान की टीम के साथ ऐसा हुआ कि जो कोई भी बंदा एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और देखें कोई भी टीम, मैंने आपको पहले भी बताया और शुएब अख्तर का भी यही कहना है कि कोई भी टीम जो है वो
तब ही वो चीज वो टीम ऊपर आती है, जब उनके सीनियर प्लेयर। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि ये सो कोल्ड फखर जमान, सॉरी, सो कोल्ड मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम हो गए आपके। उसके बाद अगर देखें तो बॉलिंग में नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ये अब यंग नहीं है, आपको 5-5 6-6 साल का अरसा हो चुका है यार। आप लोग अगर इस कंडीशंस में परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर कब परफॉर्म करेंगे। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए भी यही है कि अगर आपने मुझे कोई वो मैच याद दिला दें कि जब इन चारों बंदों ने परफॉर्म करके शाहीन अफरीदी बॉलिंग में कभी कभी पाकिस्तान को उस तरीके से ब्रेक थ्रू दिलाकर अपने बलबूते के ऊपर मैच जितवा देते हैं। लेकिन स्पेशली अगर बैटिंग में देखें तो बाबर और रिजवान ने कब पाकिस्तान टीम को, मुझे तो एक लंबा अरसा हो चुका है, ऐसी याद ही नहीं आता कि पाकिस्तान टीम को इन इन लोगों ने मैच जितवाया हो। और फिर बातें ब्रॉडकास्टर में सुन लो कि बॉक्सी द किंग कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। किंग क्या क्या कर लेगा किंग? मतलब आप सारी जिम्मेदारी बाबर के ऊपर भी नहीं डाल सकते, आप सारी जिम्मेदारी जो है वो शाहीन के ऊपर भी नहीं डाल सकते। कोई भी टीम तब बड़ी नजर आती है जब उनके तमाम प्लेयर जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। और इसकी बड़ी मिसाल हमें देखने को मिलती है इंडियन टीम में। यही शोएब अख्तर का भी कहना है कि इंडियन टीम को आप देख लें, देखें उनका जो स्टांस है वो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होता है। उनका स्टांस यही नहीं होता कि कभी अभिषेक शर्मा ने मैच जितवाना है जो अभी टीम चल रही है उनकी, या जायसवाल ने मैच जितवाना है, कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने मैच जितवाना है। हालांकि एक एक बंदा, अगर विकेट के ऊपर एक बंदा भी खड़ा हो जाए तो वो ऐसे प्लेयर है कि मैच का पासा पलट सकते हैं। और टेस्ट मैच में अगर देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद रवि अश्विन, जडेजा, ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि जब जब टीम को इनकी जरूरत आई है इन्होंने परफॉर्म किया है। और दूसरी तरफ देखें पाकिस्तान की टीम का यही मसला है, यही आप लोगों की सिचुएशन है कि आप एक बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर बाबर ने परफॉर्म करना है तो बाबर ही परफॉर्म करेगा, अगर रिजवान ने परफॉर्म करना है तो फिर रिजवान ही परफॉर्म करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया के जो पहला जो टॉप ऑर्डर था वो फ्लॉप हुआ, जहां पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल वगैरह, केएल राहुल वगैरह वो जल्दी आउट हुए। लेकिन फिर उसके बाद एक जो जिम्मेदारी होती है ना प्लेयर्स के अंदर जो पैशन होता है कि मैंने कंट्री के लिए खेलना है, वही पैशन दिखाया था रविचंद्रन अश्विन और जडेजा ने। और उनके पास जो एक्सपीरियंस था उन्होंने अपना मेरे ख्याल से तमाम का तमाम एक्सपीरियंस अपनी बैटिंग में उस दिन दिखाया। और उसने बताया कि आप एज एक्सपीरियंस प्लेयर आपसे आपकी टीम क्या चाहती है। तो मेरे ख्याल से यही चीजें हैं, यही चीजें हैं। और ये बॉयज आप आई थिंक इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी आज। स्पेशली मैं बात करूंगा रिजवान और बाबर की। यार आप लोगों को 10-10 20-20 साल का अरसा हो चुका है क्रिकेट खेलते और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट का इनका मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अगर देखें तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आपने होम ग्राउंड पर पाटा पिच के ऊपर इस एक्सपीरियंस को यूज नहीं करना तो फिर इस एक्सपीरियंस का आपने क्या करना है। तो मेरे ख्याल से यही सारी चीजें हैं, यही सारी बातें हैं। और इंडियन टीम की अगर बात करें तो शोएब अख्तर ने अप्रिशिएट किया इंडियन टीम को। देखें इंडियन टीम का स्टांस हमेशा से क्लियर रहता है कि उन्होंने 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 हमेशा से उस मुकाम के ऊपर मैच को मोड़ना होता है जहां पर ऐसे लगता है कि इंडियन टीम हार चुकी है, या इंडियन टीम जो है वो बाहर हो चुकी है मैच से। अगर आप इसकी मिसाल हमें वर्ल्ड T20 में भी देखने को मिली, जहां रोहित शर्मा को आपने देखा होगा। वहां पर रोहित शर्मा की अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसने यही कहा था कि लास्ट ओवर की लास्ट गेंद तक मैंने यही कहा हुआ था कि हमने ये मैच जीतना है, और वो जीतने के लिए खेल रहे थे। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुझे 3-4 ऐसे मैच याद आते हैं जहां श्रीलंका थी, ऑलमोस्ट जहां बांग्लादेश थी, पाकिस्तान टीम मैच जीत सकती थी वो, लेकिन आप बैकफुट पर आकर उसी मैच को आपने ड्रा की तरफ गए। और जब आप मेंटली तौर पर अपने आप को सोच लेते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं ये मैच जो है वो हम मैच नहीं जीत सकते और हम ड्रा की तरफ जाएंगे, तो फिर उसमें आपके ऊपर दूसरी टीम जो है वो हावी हो जाती है। और फिर जो होता है, फिर आपने इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम का जो हुआ वही चीज आप मेरे ख्याल से देख सकते हैं। और इसी के बरक्स अगर पाकिस्तान की टीम चढ़ के खेलती 556 रन यार एक फिगर है, और वो भी टेस्ट क्रिकेट में, चाहे वो टेस्ट पिच चाहे कौन सी मर्जी हो, अगली टीम मेंटली तौर पर ही प्रेशर में आ जाती है कि 556 रन कैसे होंगे। और अगर आप अटैक करते, अगर आप अटैक के लिए जाते तो मेरे ख्याल से ये मैच इतना मुश्किल नहीं था। आप इसको आसानी से जो है वो जीत सकते थे, आसानी से इस चीज को अचीव कर सकते थे। और शान मसूद की कप्तानी को लेकर अब बड़ा खतरा जो है वो मंडराने लगा है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने एक बड़ा नोटिस लिया है। और मेरे ख्याल से अब शान मसूद का ये अब पाकिस्तान टीम के लिए सर्वाइव करना, पाकिस्तान टीम के साथ चलना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। क्योंकि शान मसूद ऐसा जो एक उनकी इंग्लिश के
हवाले से जो बातें होती हैं पीछे आपने सुनी है, शान मसूद को मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि देखें एक प्लेयर, एक एक कप्तान के तौर पर, एक प्लेयर के तौर पर शान मसूद आखिरकार 11 प्लेयर्स की जगह तो जाकर परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह एक बॉलर हैं तो उनको शान मसूद तो नहीं उसके हाथ से गेंद लेकर बता सकते कि आपने यहाँ पर गेंद करनी है। ये इन लड़कों को, इन खिलाड़ियों को, इन बॉयज को मेरे ख्याल से 10, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस है नसीम शाह और शाहीन शाह के पास। आप अटैक करें, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी पिच के ऊपर जहां पर ना तो स्विंग हो, जब गेंद के ऊपर स्विंग होता है, इन स्विंग हो रही हो या आउट स्विंग हो रही हो बॉल, या फिर बैट के आ रही हो, तब आपके पास चांस होते हैं कि आप बैट्समैन जो है वो गलती करेगा। लेकिन जब प्रॉपर गेंद जो है वो बैट के ऊपर आ रहा है तो फिर आपके पास कोई चांस नहीं बनता। और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम, बड़ी टीम, उनको आपने मौका दिया शॉट्स का तो वो आपको बख्शेंगे नहीं, वो आपको शॉट्स लगाएंगे आपकी गेंद के ऊपर। और ऐसा ही करते रहे हैरी ब्रूक और जो रूट, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने बैकफुट पर जाकर मैच को स्लो करना है, इनको हम स्लो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन्होंने भाई अटैक किया और उसी अटैक की बदौलत फिर जो हुआ वो आपके सामने है। 823 रन से एक हिस्ट्री बना दी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। ये सबसे बड़ा टोटल है किसी भी टीम का, और पाकिस्तान के खिलाफ भी ये सबसे बड़ा टोटल है। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी क्रिकेट अब कहां तक पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ इंडिया, देखें बार बार इंडिया का नाम क्यों लेते हैं, आपके कितने यूट्यूबर्स हैं, आपके कितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो आपको इंडिया की मिसाल क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पर एक टीम जो है वो उनके अंदर पैशन दिखाई देता है, उनके अंदर ये चीज होती है कि उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच जीतना है। और विराट कोहली, रोहित शर्मा के जाने के बाद T20 में, ODI में ऐसे लग रहा था कि इंडिया की टीम नीचे आएगी। लेकिन जब आप एक प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, जब आप एक प्लेयर्स के ऊपर को चांस देते हैं, स्पेशली BCCI के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, तो फिर वो 100% उसको उसके ऊपर श्योर होकर चांस देते हैं कि ये खिलाड़ी हमें, इसका 100% इस खिलाड़ी का हमें चाहिए, और वो खिलाड़ी परफॉर्म करता है। दूसरी तरफ अब एक शर्म का मुकाम कह सकता हूं मैं इस साइम अयूब के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। एज अ यंग प्लेयर आप इसको बैक करते हैं कि एज अ यंग प्लेयर ये पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म करेगा। लेकिन जब आप खिलाड़ी के ऊपर 1 साल का अरसा जाया कर देते हैं, और वो भी बैक टू बैक मैचेस के साथ, कोई ऐसा मैच मुझे पिछले 1-1.5 साल में नजर नहीं आता जहां पर सैम अयूब को पाकिस्तान ने चांस नहीं दिया। तो भाई आपने कब परफॉर्म करना है? मेरे ख्याल से शायद सैम अयूब के ऊपर चांस लेने का कोई फायदा नहीं। आप बाहर निकालें ऐसे खिलाड़ियों को जिनको आप चांस दे रहे हैं, फिर भी वो क्लिक नहीं कर पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और इतना ज्यादा मेंटली तौर पर इनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। आपकी सोच है, जेसन गिलेस्पी हो गए, एंड दूसरे आपके जो गैरी क्रिश्चियन हो गए, वकार यूनुस हो गए, बाबर आजम कप्तान थे तो वो खुद हो गए, शान मसूद हो गए, इन खिलाड़ियों ने भी, कैप्टनों ने भी, आपके मेंटोर्स, कोचेज, सबने साइम अयूब को चांस दिया। लेकिन एक खिलाड़ी आई थिंक पता नहीं किस माइंडसेट का है, साइम अयूब के आप परफॉर्म कब करेंगे? अब मेरे ख्याल से इसकी कोई जगह नहीं बनती पाकिस्तान टीम में। आप बाहर निकालें, आप दूसरे यंगस्टर्स को मौका दें, आप मौका दें, साहिबजादा फरहान को मौका दें, कामरान गुलाम को मौका दें, आप अबू हरेरा को काम मौका दें, मोहम्मद हरेरा को, सॉरी, वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, वो खिलाड़ी परफॉर्म कर करके मेरे ख्याल से उसका बल्ला घिस चुका है। लेकिन आपने उसको कब, अगर इस वक्त मौका नहीं देना तो कब देना है? और लास्ट में बात करेंगे थोड़ी सी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले तीसरे T20 की। देखें इंडियन टीम जो है ना, इंडियन टीम, उनका स्टांस हमेशा से क्लियर होता है कि हमने जीत के लिए खेलना है। और जब आप जीत के लिए खेलते हैं, जब आपको पता होता है कि हमने हर हाल में मैच जीतना है, और ये मुझे नहीं पता, ये मतलब अगर पाकिस्तान टीम में अगर देखें तो बाबर को नहीं पता कि हमने मैच जीतना है, ये शान को नहीं पता हमने मैच जीतना है। ये हर खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि यार मैंने अपना 100% देना है, और हमने ये मैच जीतना है। तो यही चीज होती है इंडियन टीम में कि जब भाई एक बंदा क्रीज के ऊपर खड़ा हो जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप बॉस आज आपने मैच को फिनिश करना है, तो फिर वो बंदा मैच को फिनिश भी करता है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है तो बाबर नहीं परफॉर्म करना है, शान परफॉर्म कर रहा है तो शान नहीं परफॉर्म करना है, अगर कोई और खिलाड़ी रिजवान परफॉर्म कर रहा है तो रिजवान नहीं परफॉर्म करना है। लेकिन आई थिंक सो कॉल्ड यही सब खिलाड़ी जिनका मैंने नाम लिया है, अब तो वो भी नहीं परफॉर्म कर रहे। सो आपको अब देखना होगा, आपको चीजों को मैनेज करना होगा कि इन खिलाड़ियों को छुट्टी करवाएं और नए खिलाड़ियों को मौका दें, या तो फिर 1-1.5 साल में पाकिस्तान की टीम कोई नई बन जाएगी, और या फिर ये खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं इनकी छुट्टी होगी। जो हार तो पहले भी रहे हैं, और यही बात शोएब अख्तर और वसीम अकरम भी कहते हैं बार बार के हार तो पहले ही रहे हैं, आप खिलाड़ियों को, नए यंगस्टर्स को मौका तो दें, आप कोई चांस तो दें।
आप बैक किए जा रहे हैं, बाबर को बैक किए जा रहे हैं, रिजवान को बैक किए जा रहे हैं, शाहीन को। यार कब इन्होंने, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो कोई भी बंदा अगर मेंटली तौर पर प्रेशर में है, कोई भी बंदा अपने अपना 100% नहीं दे पा रहा, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाहर जाए और बाहर में जाकर रेस्ट करे, डोमेस्टिक में जाए, वहां पर रन करे, अपनी फॉर्म को वापस लाए और फिर इंटरनेशनल में आए। अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं कर रहा तो फिर बोर्ड को चाहिए कि वो ऐसा करे। लेकिन बोर्ड भी सोया हुआ है, खिलाड़ी भी सोए हुए हैं, तो फिर यही हाल होगा जो हुआ है पाकिस्तान टीम का। और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो तीसरा T20 मैच है, प्रोबेबली इंडियन टीम आपको वहां पर अपना जो है वो झंडा गाड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 मैचेस में डोमिनेट किया है। हालांकि अगर देखें तो पहले T20 में भी उस तरीके से अपना 100% नहीं दे सकी इंडियन टीम, और सेकंड T20 में भी आप तो आपको टॉप ऑर्डर जो है वो उसका फ्लॉप देखने को मिला। लेकिन फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, यंगस्टर्स के तौर पर उसने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, यही चीज चाहिए पाकिस्तान टीम को कि आपके यंगस्टर्स परफॉर्म करें। आपके यंगस्टर जब उनको चांस मिले तो वो ये ना देखें कि मुझे कहाँ चांस मिल रहा है, किसके खिलाफ मिल रहा है, वो बस क्लिक करें। और नितेश रेड्डी ने यही किया है, अभिषेक शर्मा ने यही किया है। और इंडियन टीम मेरे ख्याल से डोमिनेट करेगी इस टेस्ट मैच को, और प्रोबेबली आसानी के साथ बांग्लादेश को हराकर बताएगी कि ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं जिसको आपने टेस्ट मैचेस में क्लीन स्वीप किया है। आप भारत के खिलाफ खेल रहे हैं, आप दुनिया की एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आप T20 की वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ खेल रहे हैं, और आप टेस्ट की WTC की फाइनलिस्ट टीम के साथ खेल रहे हैं, और आप ODI वर्ल्ड कप 2023 की फाइनलिस्ट रनर अप टीम के साथ खेल रहे हैं। और इंडियन टीम ने ये बताया है, और इंडियन टीम बांग्लादेश के खिलाफ ये जो मोमेंटम उन्होंने कैरी किया, स्पेशली टेस्ट सीरीज में, इसको कैरी करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर सीरीज में, जहां पर बड़ा मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के अपने होम ग्राउंड के ऊपर एक बाउंसी ट्रैक के ऊपर जब विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने इसलिए रेस्ट दिया हुआ है। ये सीनियर प्लेयर वापस आएंगे, ये सीनियर प्लेयर अपना जो है वो 100% देंगे, तो फिर मेरे ख्याल से इंडियन टीम बांग्लादेश को तो क्रश करेगी। बल्कि बॉर्डर गवास्कर सीरीज में उधर जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी कि दुनिया दंग रह जाएगी।